ये है अगेंस्ट द गॉड्स के सीजन 2 का नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट 113। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि युनचे की नजर लगातार मुरोंग चेंगशु की छाती के मौसम्बियों पर टिकी हुई थी। फ्रोजन क्लाउड असगार्ड के स्नो रोब कुछ हद तक रेस्ट्रिक्टिव डिजाइन किए गए थे, फिर भी मुरोंग चेंगशु का फिगर हमेशा से भरा भरा लगता था। अब जाकर युनचे को उसके असली फिगर का अंदाजा हुआ था। उसकी उंगलियां जितनी फैल सकती थीं, हर एक मौसम्बी का आधा हिस्सा ही पकड़ पा रही थीं। उसके हाथ उसके जेड पूल एंट्रेंसेस पर रखे हुए थे। उसके दोनों मौसम्बियों न सिर्फ बड़े थे बल्कि बेहद सॉफ्ट और बाउंसी भी थे। अब आगे जब वो इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ था, तब अनजाने में उसके हाथों से हल्का सा मूवमेंट हो गया। अचानक एक ठंडी चीख उसकी कॉन्शियसनेस के अंदर गूंजी। जैस्मिन उसके दिमाग में चिल्लाती है, ये क्या बकवास सोच रहे हो, जल्दी कॉन्सेंट्रेट करो। इस तेज डांट से युनचे का पूरा शरीर कांप उठा। उसने तुरंत सारे भटके हुए ख्यालों को एक तरफ किया और अपना पूरा ध्यान उस वॉलेटाइल मेडिसिनल एनर्जी को कंट्रोल करने पर लगाया। उसके माथे पर ठंडा पसीना आने लगा जब उसे एहसास हुआ कि वो इतने क्रिटिकल पल में भटक गया था। अगर जैस्मिन ने बीच में दखल न दिया होता तो उस पावरफुल एनर्जी का एक हिस्सा कंट्रोल से बाहर हो सकता था, जिसके भयावह नतीजे हो सकते थे। जैस्मिन गुस्से में खुद से बड़बड़ाई, ये सोचते हुए कि वो सच में लाइलाज है जो ऐसे वक्त में भी ऐसे घटिया ख्याल सोच रहा है। वो मन ही मन गुस्से से उबल रही थी। उसे एहसास हुआ कि वो आसानी से मुरोंग चेंगशुए की पीठ से एनर्जी गाइडेंस कर सकता था, लेकिन उसने जानबूझकर सामने से करने का फैसला किया था। उसकी गुस्से भरी आवाज ने होंगर को जगा दिया, जो स्काई पॉइजन पर्ल के अंदर सो रही थी। होंगर नींद में कहती है, बिग सिस्टर जैस्मिन, तुम गुस्से में लग रही हो। क्या मास्टर ने फिर से कुछ गलत किया? जैस्मिन गंभीर चेहरे से जवाब देती है, यह ऐसी बात है जो बच्चों को नहीं जाननी चाहिए। तुम्हें बाहर देखने की इजाजत नहीं है। अच्छी बच्ची बनो और वापस सो जाओ। होंगर ने बात मानी, एक बिल्ली के बच्चे की तरह सिकुड़ कर बैठ गई और तुरंत गहरी नींद में सो गई। अपना फोकस वापस पाकर युनचे उस बड़ी सी मेडिसिनल पावर को गाइड करता रहा। मुरोंग चेंगशुई का प्रोफाउंड ऑरा सिर्फ बढ़ ही नहीं रहा था, बल्कि और तेजी से एक्सेलरेट होने लगा था। अगले 15 मिनट बाद उसके चारों तरफ घूम रही प्रोफाउंड एनर्जी की स्ट्रीम्स अचानक रिवर्स हो गई और तेजी से उसके बॉडी में वापस समाने लगी। चुयुएली घबराते हुए कहती है, यह क्या हो रहा है? एनर्जी का वो तूफान और तेज हो गया, जैसे दुनिया की सारी प्रोफाउंड एनर्जी मुरोंग चेंगशु के अंदर जमा हो रही हो। एक आइस ब्लू लाइट ने उसे घेर लिया। उसकी स्किन एकदम साफ व्हाइट स्नो जैसी हो गई और उसके काले बाल धीरे धीरे हल्के आइस ब्लू कलर में बदलने लगे। ये एक ऐसा नजारा था जो डिसाइपल्स ने सिर्फ तभी देखा था जब सिया किंग्यू ने फ्रोजन एंड डिवाइन आर्ट्स का 7th स्टेज यूज किया था। अचानक मुरोंग चेंगशुई के अंदर से एक आइस ब्लू लाइट फूट पड़ी, जिसने पूरे हॉल को रोशन कर दिया। दीवारें और जमीन पल भर में आइस की मोटी चादरों से ढक गईं। नए चमकते हुए आइस स्पिरिट्स हवा में पैदा हुए, नाचने लगे और फिर मुरोंग चेंगशुई की तरफ उड़कर उसके बॉडी में समा गए। फुंग शुएर हल्के से कहती है, सीनियर मास्टर मुरोंग ने एक ग्रेट रेल्म ब्रेक थ्रू कर लिया है। जैसे ही उसने ये बोला, डिसाइपल्स ने मुरोंग चेंगशु के प्रोफाउंड ऑरा में एक पूरा क्वालिटेटिव बदलाव महसूस किया। ये फ्रोजन क्लाउड आर्ट्स का ही ऑरा था, पर इतना रिच, डीप और विशाल कि विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। मुलानी फुसफुसाते हुए कहती है, ये टायरेंट प्रोफाउंड रेल्म है, हमारे फ्रोजन क्लाउड असगार्ड की हिस्ट्री की पहली ओवरलॉर्ड। उनके दिल इतने ज्यादा एक्साइटमेंट से भर गए कि वो उसे संभाल नहीं पा रहे थे। युनचे ने सिर्फ कहानियां नहीं सुनाई थीं, उसने एक कहानी को सच कर दिखाया था। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। मुरोंग चेंगशु का कल्टीवेशन हर सांस के साथ हदों को तोड़ते हुए बढ़ता चला गया। टायरेंट प्रोफाउंड रेल्म का पहला लेवल, टायरेंट प्रोफाउंड रेल्म का दूसरा लेवल, टायरेंट प्रोफाउंड रेल्म का तीसरा लेवल, टायरेंट प्रोफाउंड रेल्म का चौथा लेवल, टायरेंट प्रोफाउंड रेल्म का 5वां लेवल। 2 घंटे से भी कम समय में उसने लगातार 5 ब्रेक थ्रूज कर लिए थे। उसका कल्टीवेशन आखिर में टायरेंट प्रोफाउंड रेल्म के 5वें लेवल के मिडिल स्टेज पर आकर स्टेबलाइज हुआ। सिर्फ 5 घंटों में एक लेवल 8 थ्रोन, एक लेवल 5 ओवरलॉर्ड बन चुकी थी। युनचे ने धीरे से अपने हाथ हटाए और जोर से सांस छोड़ी। उसके माथे से पसीना बह रहा था। इस बार उसकी थकान असली थी। इस प्रोसेस में बेहिसाब कंसंट्रेशन और बहुत ज्यादा प्रोफाउंड एनर्जी, मेंटल एनर्जी और स्काई पॉइजन पर्ल की पावर खर्च हुई थी। मुरोंग चेंगशुई ने अपनी आंखें खोली। उसने अपने अंदर बहती उस शानदार पावर को महसूस किया। एक ऐसी फीलिंग जो इतनी अजीब थी कि उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये उसकी अपनी है। अपने जबरदस्त एक्साइटमेंट को दबाते हुए वो बैठने की पोजीशन से घुटनों पर आ गई और गहरा झुकी। वो गहरी ग्रेटिट्यूड के साथ कहती है,
एसगार्ड मास्टर, मुझ पर एक और ट्रांसफॉर्मेशन की कृपा करने के लिए शुक्रिया। एसगार्ड मास्टर के इस एहसान को ये मुरोंग चेंगशुई अपनी इस छोटी सी जिंदगी में भी नहीं चुका सकती। युनचे ने जल्दी से उसे उठाया और कहा कि एसगार्ड मास्टर होने के नाते ये उसका फर्ज था। तभी एक डरी हुई आवाज ने उस इमोशनल मोमेंट को तोड़ दिया। फंग हनयुए धीरे से कहती है, सीनियर सिस्टर मुरोंग, क्या आप पहले कुछ कपड़े नहीं पहनना चाहेंगी? मुरोंग चेंगशुई कांप गई। उसे अचानक याद आया कि वो पूरी तरह से अनकवर्ड थी। उसके मुंह से एक छोटी सी ईक निकली और उसने खुद को कवर करने की कोशिश की, पर तभी उसे एहसास हुआ कि उसकी स्पेशल रिंग तो डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। चू युएली जल्दी से उसके लिए एक नया स्नो रोब ले आई। जब वो जल्दी जल्दी उसे पहन रही थी, उसके चेहरे पर एक हल्का सा ब्लश आ गया जो बहुत कम दिखता था। मुरोंग चेंगशुई को अगले 2 महीने अपने नए फाउंडेशन को मजबूत करने का इंस्ट्रक्शन देने के बाद युनचे ने अपना प्लान बताया। वो अब अगले 5 लोगों को टायरेंट प्रोफाउंड रेल्म तक पहुंचाने में मदद करेगा और उसके बाद सेक्ट के हर डिसाइपल को कम से कम एक ग्रेट रेल्म तक इंप्रूव करने में मदद करेगा। जब पूछा गया कि क्या इससे उसका खुद का कल्टीवेशन डिले होगा, तो उसने समझाया कि यह उसके लिए भी एक तरह की टेम्परिंग है। उसी रात जब वो फेंग शुइयर के साथ चल रहा था, उसने वो सवाल पूछा जो सबके दिमाग में था। फेंग शुइयर पूछती है, बिग ब्रदर युन, आप अपनी प्रोफाउंड स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए ओवरलॉर्ड पिल का यूज क्यों नहीं करते? युनचे ने गोलमोल सा जवाब दिया, ये समझाते हुए कि उसकी प्रोफाउंड वेन्स यूनिक हैं। बेशक उसका कल्टीवेशन सिर्फ एम्परर प्रोफाउंड रेल्म के 3रे लेवल पर था, लेकिन उसकी असली पावर पहले ही टायरेंट प्रोफाउंड रेल्म को पार कर चुकी थी, जिसकी वजह से ओवरलॉर्ड पिल एस उसके लिए बेकार थे। जब युनचे और फेंग शुइयर फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड के बर्फ से ढके मैदानों से गुजर रहे थे, तब उस शांत माहौल को शुइयर की एडमिरेशन से भरी आवाज ने धीरे से तोड़ा। वो उसकी प्रोफाउंड स्ट्रेंथ की अजीब बात पर कमेंट करती है कि कैसे उसके कम दिखने वाले कल्टीवेशन लेवल के बावजूद उसके पास इतनी जबरदस्त पावर है। वो कहती है, बिग ब्रदर युन न सिर्फ इतने इनक्रेडिबल और मिस्टीरियस हैं, आप सच में बहुत काइंड भी हैं। काइंड शब्द सुनकर युनचे हैरान हो जाता है, क्योंकि ये ऐसी तारीफ है जो उसे बहुत कम सुनने को मिलती है। वो इस बात को धीरे से मना कर देता है, समझाते हुए कि उसके काम सिर्फ काइंडनेस से नहीं होते। वो साफ करता है कि एम्प्रेस कांग युए ने अपने रॉयल फादर को माफ किया था, जो डिवाइन फिनिक्स सेक्ट के लीडर थे। एक अजीब मोड़ पर अब उसके फादर ने ही एक तरह से उसे माफ कर दिया है। फिर युनचे एक गहरा सच बताता है। वो मानता है कि उसने उसके 4 रॉयल ब्रदर्स को मारा है, एक ऐसी बात जिससे वो, जो अकेलेपन में बड़ी हुई थी, ज्यादा कनेक्शन महसूस नहीं करती। लेकिन उसके फादर के लिए इस काम ने एक गहरी और सच्ची नफरत पैदा कर दी है। एक ही चीज है जो उसके फादर को बदला लेने से रोक रही है, और वो है शुइयर के लिए उनका और भी गहरा और सच्चा प्यार। ये प्यार उन्हें उस आदमी को बर्दाश्त करने पर मजबूर करता है जिससे वो अपनी बेटी की खुशी के लिए नफरत करते हैं। वो समझाता है, शुइयर, हम दोनों आदमी एक दूसरे से गहरी नफरत करते हैं, लेकिन तुम्हारी वजह से हम एक दूसरे को मार नहीं सकते। इससे गहरा असर पड़ने पर फेंग शुइयर की चाल धीमी हो जाती है। उसके इमोशंस को महसूस करके युनचे आगे बताता है और फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड की मदद करने का अपना असली मकसद जाहिर करता है। वो ये उनके लिए नहीं बल्कि अपने लिए कर रहा है, एक औरत जिसे वो लिटिल फेरी चू युचान के साथ अपने पास्ट का पश्चाताप करने के लिए। एक ऐसी कमजोरी के साथ जो वो बहुत कम दिखाता है। वो शुइयर को वेस्टलैंड ऑफ डेथ में उनकी किस्मत वाली मुलाकात और उनके बच्चे के बारे में बताता है। वो अपनी आंखों में दर्द के साथ कन्फेस करता है, वो अब 4 साल का हो गया है। पूरे 5 साल हो गए हैं, फिर भी उनकी कोई खबर नहीं है। वो उस बेकार सर्च के बारे में बताता है कि कैसे पावरफुल ब्लैक मून मर्चेंट गिल्ड भी अपने पूरे कॉन्टिनेंट में फैले इंफॉर्मेशन नेटवर्क के साथ 3 साल तक उनका एक भी सुराग नहीं ढूंढ पाई। फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड की मदद करने की उसकी ये जबरदस्त कोशिशें, जिसमें पावरफुल ओवरलॉर्ड पिल एस देना भी शामिल है, उस भारी गिल्ट को कम करने का उसका तरीका है जिसे वो महसूस करता है। आखिरकार ये सेक्ट वही जगह है जहां लिटिल फेरी बड़ी हुई थी। उसके गहरे दर्द को महसूस करके फेंग शुइयर उसे दिलासा देने की कोशिश करती है और अपने फादर से डिवाइन फीनिक्स नेशन के अंदर एक सर्च शुरू करवाने का ऑफर देती है। युनचे धीरे से अपना सर हिलाता है। वो उससे कहता है, जरूरत नहीं है। अगले 2 से 3 महीनों में मैं एक स्पेशल मेथड का इस्तेमाल कर पाऊंगा। जब वो वक्त आएगा तब मैं उन्हें जरूर ढूंढ लूंगा। ये स्पेशल मेथड उसकी आखिरी उम्मीद है, एक विश्वास जिसे वो इतनी मुश्किल परिस्थितियों के बावजूद पकड़े हुए है। उसका गिरा हुआ मनोबल उठाने के लिए फेंग शुइयर उसे एसगार्ड के सबसे ऊंचे प्रोफाउंड आइस के स्पायर की तरफ खींचती है। वो धीरे से पूछती है, बिग ब्रदर युन, मेरे साथ वहां बर्फ देखने चलेंगे, ठीक है?
जैसे ही फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड पर रात उतरती है, युनचे और फेंग शुएर आइस पवेलियन वापस न जाने का फैसला करते हैं। इसके बजाय वो प्रोफाउंड आइस के एक विशाल टुकड़े के ऊपर बैठ जाते हैं, अंधेरे आसमान के नीचे उस अनंत बर्फ से ढकी दुनिया को देखते हुए। फेंग शुएर ऊपर देखती है। उसकी आवाज दुनिया के लिए एक नई हैरानी से भरी हुई थी। वो सोचती है, फीनिक्स सिटी के ऊपर का आसमान लाइट रेड है, ब्लू विंड इंपीरियल सिटी के ऊपर का आसमान डीप ब्लू, जबकि यहां का आसमान वाइट है। दुनिया सच में मेरी कल्पना से ज्यादा कलरफुल है। युनचे उसे देखता है। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। वो उससे कहता है कि दुनिया की सारी खूबसूरती भी उसके सामने कुछ नहीं है। बर्फ से रिफ्लेक्ट होती हल्की लाइट में जुएर एक इल्यूजरी रेल्म के सबसे चमकदार मोती जैसी लग रही थी। वो खुशी से हंसती है और अपना सिर उसके कंधे पर टिका लेती है, ये मानते हुए कि उसकी तारीफ से उसे इतनी खुशी मिलती है जितनी उसे आज तक किसी कॉम्प्लीमेंट से नहीं मिली। वो शर्माते हुए मानती है, क्योंकि इस तरह मुझे बिग ब्रदर युन का और भी ज्यादा प्यार और तारीफें मिल सकती हैं। उसके शब्द सुनकर उसका दिल पिघल जाता है और वो अपना हाथ उसकी पतली कमर के गिर्द लपेट लेता है। वो उसे वो दिन याद दिलाता है जब वो दोबारा मिले थे और उसने कितने आंसू बहाए थे। वो कन्फेस करता है कि उसे डर था कि वो शायद इतने पावरफुल इमोशन का कर्ज कभी नहीं चुका पाएगा और इसलिए वो हमेशा उसके साथ अच्छा बर्ताव करने की कसम खाता है। चू युएचान को लेकर उसका अपना दुख का बोझ हल्का होने लगता है। फेंग शुएर उसके गले लगने को महसूस करते हुए लॉर्ड फिनिक्स गॉड के शब्दों को याद करती है, जिन्होंने एक ऐसे इंसान के बारे में कहा था जिसके साथ हमेशा रहना लायक हो। उसे एहसास होता है कि उसने वो इंसान युनचे में ढूंढ लिया है। वो खेल खेल में उसके पहले के शब्दों की नकल करती है और अपना चेहरा उसकी छाती में छुपा लेती है, जबकि वो हंस रहा होता है। इसी बीच स्काई पॉइजन पर्ल के अंदर एक बिल्कुल अलग ही सीन चल रहा था। जैस्मिन हवा में तैर रही थी। डेविलिश पॉइजन के आखिरी निशान एक ब्लैक मियास्मा के रूप में उसके शरीर से धीरे धीरे गायब हो रहे थे। उसका प्यूरिफिकेशन खत्म होने के करीब था। वो हिसाब लगाती है कि लगभग 2 महीनों में वो पॉइजन से पूरी तरह आजाद हो जाएगी, ठीक फेन जुएचन के साथ युनचे की लड़ाई के समय पर। सब कुछ उम्मीद से कहीं बेहतर चल रहा था। पर्पल वेंड डिवाइन क्रिस्टल्स, टायरेंट प्रोफाउंड बीस्ट्स के कोर्स और यहां तक कि नेदरवर्ल्ड उदुम्बरा फ्लावर की लोकेशन, सबका इंतजाम हो गया था। फिर भी खुशी के बजाय उसे एक अजीब सा खोया हुआ एहसास हो रहा था। उसकी नजर बाहरी दुनिया पर जाती है और युनचे और फेंग शुएर को एक दूसरे से लिपटे हुए देखती है। जैस्मिन चिढ़कर नाक सिकोड़ती है। वो चिल्लाती है, क्या प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट की सारी औरतें लाइलाज बेवकूफों का झुंड हैं? उसके चिल्लाने से होंगर जाग जाती है, जो तुरंत भूख की शिकायत करती है। जैस्मिन उसे बाहर जाने से मना कर देती है। इसके बजाय वो युनचे की स्पेशल रिंग को बुलाती है और एक पर्पल वेंड डिवाइन क्रिस्टल निकालकर उस छोटी लड़की की तरफ उछाल देती है। यह सीक्रेट रिश्वत बताती है कि होंगर पूरी तरह से जैस्मिन की बात क्यों मानती है। जब वो होंगर को खुशी से क्रिस्टल चबाते हुए देखती है तो उसका एक्सप्रेशन नरम हो जाता है और एक नाम उसके लबों से निकल जाता है। वो फुसफुसाती है, छे जी। होंगर, जिसका ध्यान हमेशा खाने पर रहता है, पूछती है कि क्या कैजी कोई मजेदार चीज है। चौंक कर जैस्मिन अपना सर हिलाती है और समझाती है कि यह एक और लड़की का नाम है जो उसे बिग सिस बुलाती है। अपना स्नैक खत्म करने के बाद होंगर तुरंत वापस सो जाती है। रात आगे बढ़ती रहती है। युनचे और फेंग शुएर सुबह तक साथ रहते हैं, बर्फ को देखते हुए। स्काई पॉइजन पर्ल के अंदर से जैस्मिन उन्हें पूरी रात देखती रहती है। एक ठंडी सी निराशा उस पर हावी हो जाती है। वो खुद से बड़बड़ाती है, उसके पास इतनी सारी औरतें हैं, वो पूरी जिंदगी कभी अकेला महसूस नहीं करेगा। आखिरी बार चुपके से नाक सिकोड़कर वो अपना ध्यान अंदर की तरफ लगा लेती है। उसका एक्सप्रेशन एक बार फिर ठंडा हो जाता है जब वो अपना प्यूरिफिकेशन दोबारा शुरू करती है। डिवाइन फिनिक्स सेक्ट के शानदार हॉल्स के अंदर, जो डिवाइन फिनिक्स नेशन के बिल्कुल सेंटर में थे, एम्परर फेंग हैंगकांग एक ऐसी खबर सुनकर हिल गए थे। वो अपने पिता फेंग तियानवेई से बात कर रहे थे और उनके चेहरे पर साफ हैरानी दिख रही थी। ये खबर, जिसे सन मून डिवाइन हॉल के 9th एल्डर ये गाइंग ने खुद लाकर दी थी, युनचे के बारे में थी। पता चला था कि युनचे को एक ऐसे मास्टर का सपोर्ट है जिसकी पावर पर विश्वास करना नामुमकिन था। एक ऐसी पुरानी लेजेंडरी हस्ती जिसे ओल्ड मैन ड्यूओचिन के नाम से जाना जाता था। फेंग तियानवेई की आवाज गंभीर हो जाती है जब वो इस इंफॉर्मेशन की गहराई समझाते हैं। वो कहते हैं, उसका राज 10,000 साल पहले इस आसमान के नीचे था और आज वो पुराने और नए दोनों वक्त पर राज कर रहा है। वो प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में पहला और आखिरी इंसान था जो हाफ स्टेप डिवाइन प्रोफाउंड रेल्म तक पहुंचा, ठीक हमारे एंसेस्ट्रल फिनिक्स गॉड के लेवल पर। वो अंदाजा लगाते हैं
कि 10,000 साल बाद ये मास्टर शायद पहले ही लेजेंडरी डिवाइन प्रोफाउंड रेल्म में ब्रेक थ्रू कर चुका होगा और एक सच्चा प्रोफाउंड गॉड बन गया होगा। यही बात समझाती है कि कैसे युनचे अपनी मामूली एम्परर प्रोफाउंड रियल्म स्ट्रेंथ के साथ उनके सेक्ट को इतना जलील कर सका और कैसे उसके मास्टर की एक छोटी सी फ्लेम ने एक मिड स्टेज मोनार्क को जलाकर राख कर दिया। इस सब को देखते हुए फेंग तियानवे सलाह देते हैं कि बदले के सारे ख्याल हमेशा के लिए छोड़ देने चाहिए। उनकी बातचीत को प्रिंस फेंग सिमिंग तूफान की तरह घुसकर तोड़ देता है। उसका चेहरा गुस्से और हैरानी से बिगड़ा हुआ था। वो पागलों की तरह चिल्लाता है, रॉयल फादर, क्या आप पागल हो गए हैं? युनचे हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। वो हमारे पूरे क्लैन का जानी दुश्मन है जिसके साथ हम कभी समझौता नहीं कर सकते। आप श्वेयर की शादी उससे कैसे कर सकते हैं? वो युनचे के गुनाहों की लिस्ट गिनाता है। 4 प्रिंसेस का मर्डर, अनेक एल्डर्स और डिसाइपल्स का कत्ल और पवित्र फीनिक्स गॉड स्कल्पचर का विनाश। फंग हैंगकांग ठंडे दिमाग से अपने बेटे के गुस्से को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन फंग तियानवे इस सिचुएशन को आगे बढ़कर संभालने का फैसला करते हैं। वो आने वाली डेविल सोर्ड कॉन्फ्रेंस में खुद जाने की बात कंफर्म करते हैं। ये कॉन्फ्रेंस एक बहुत ही बड़ा अनोखा इवेंट था जिसे 4 ग्रेट सेक्रेड ग्राउंड्स होस्ट कर रहे थे। उन्होंने पूरे कॉन्टिनेंट की उन सभी पावर्स को इनवाइट किया था जिनके पास टायरेंट प्रोफाउंड रियल्म के एक्सपर्ट्स थे। इसका सबसे बड़ा अट्रैक्शन सीक्रेट ऑफ द डिवाइन प्रोफाउंड को उजागर करने का वादा था। अपना इरादा साफ करने के बाद फेंग तियानवे एक फ्लैश ऑफ फायर में गायब हो जाते हैं। अपने बेटे के साथ अकेले रहकर फेंग हैंगकांग उसे कॉन्फ्रेंस और श्वेयर की शादी की तैयारी करने का ऑर्डर देते हैं। इसके साथ ही फेंग सिमिंग की आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। वो धम्म से घुटनों के बल गिर जाता है। वो गिड़गिड़ाता है, ये बेटा आपसे भीख मांगता है, आपको अपना ऑर्डर वापस लेना ही होगा। वो ज़ुहैर है, रॉयल फादर की सबसे प्यारी बेटी और हमारे डिवाइन फिनिक्स सेक्ट की फ्यूचर फिनिक्स गॉड। एम्परर फंग हैंगकांग अपने परेशान बेटे फंग सिमिंग को देखते हुए एक शांत लेकिन मजबूत एक्सप्रेशन बनाए रखते हैं। वो समझाते हैं कि फंग श्वेयर की शादी युनचे से करने का फैसला बहुत सोच समझ कर लिया गया है, खासकर उस नई और जरूरी जानकारी के बाद जो उन्हें अभी अभी मिली है। वो अपने बेटे से एक के बाद एक सवाल पूछते हैं, युनचे के आसपास के उन रहस्यों पर लाइट डालते हुए। वो पूछते हैं कि युनचे अपनी कम उम्र और एम्परर प्रोफाउंड रियल्म कल्टीवेशन के बावजूद इतनी हैरान कर देने वाली स्ट्रेंथ कैसे रखता है? क्यों उसकी फ्लेम्स उनकी अपनी फीनिक्स फ्लेम्स से बेहतर हैं? और वो प्राइमोर्डियल प्रोफाउंड आर्क से जिंदा कैसे बच गया? इन सभी सवालों का जवाब युनचे के मास्टर के पास है, एक ऐसी सर्वशक्तिमान हस्ती जो स्पेस को भी चीर सकती है। फंग हैंगकांग पूरी कहानी बताते हैं। वो याद करते हैं, जिस दिन युनचे वापस लौटा था, ये सिंहान अपने साथ सन मून के कुल 4 एल्डर्स लाया था और युनचे को मारने के लिए सन मून डिवाइन आर्क का इस्तेमाल करने में भी नहीं हिचकिचाया। फिर भी आखिर में उन्होंने युनचे के मास्टर को एक्शन लेने पर मजबूर कर दिया। वो अपनी अगली बात पर जोर देने के लिए एक उंगली उठाते हैं। वो समझाते हैं कि इस मास्टर ने एक छोटी सी फ्लेम की चिंगारी से एक सन मून एल्डर को पल भर में पूरी तरह से जलाकर राख कर दिया, यहां तक कि बाल का एक टुकड़ा भी नहीं बचा। बाकी लोग सिर्फ इसलिए बच गए क्योंकि उन्होंने कसम खाई कि वो फिर कभी युनचे से पंगा नहीं लेंगे। फंग सेमिंग ये सुनकर एकदम सन्न पड़ जाता है, जैसे कोई आसमानी किताब की कहानी सुन रहा हो। फंग हैंगकांग आगे कहते हैं कि इस मास्टर की पावर शायद उनके अपने एंसेस्ट्रल फीनिक्स गॉड से भी ज्यादा हो सकती है। वो नतीजे पर पहुंचते हैं कि श्वेयर की शादी युनचे से करना एक ऐसा आदमी जिसके पास अनंत पोटेंशियल और इतना पावरफुल बैकर है, सबसे सही फैसला है। ये अलायंस न सिर्फ ब्लू विंड नेशन के साथ झगड़े को सुलझा देगा, बल्कि डिवाइन फिनिक्स सेक्ट को 4 ग्रेट सीक्रेट ग्राउंड्स के खिलाफ एक मजबूत ढाल भी देगा। इस एक्सप्लेनेशन से फेंग सिमिंग को शांति नहीं मिलती। इसके बजाय उसका ऑरा और भी ज्यादा केओटिक हो जाता है। वो गरजता है, तो क्या आप उसका इस तरह इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? ज़ुहैर को इस्तेमाल करने का इल्जाम आखिरकार फेंग हैंगकांग के धैर्य को तोड़ देता है। वो गुस्से से जवाब देते हैं कि यह शादी ज़ुहैर की अपनी मर्जी है। फिर वो अपने बेटे को उस सच का सामना कराते हैं जिसे वो कब से नजरअंदाज कर रहा था। फेंग हैंगकांग का एक्सप्रेशन गहरा हो जाता है। वो पूछते हैं, जो गंदे ख्याल तुम्हारे मन में ज़ुहैर के लिए हैं, हमने कभी उन्हें बेपर्दा करना नहीं चाहा, पर क्या तुम सच में सोचते हो कि हमें इसके बारे में पता नहीं था? यह इल्जाम फेंग सिमिंग की आखिरी हिम्मत को भी तोड़ देता है। वो टूट कर गिर जाता है, अपने पिता से माफी मांगता है और कन्फेस करता है कि वो ज़ुहैर को किसी और आदमी के साथ खोने का ख्याल बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसके लिए अपने क्राउन प्रिंस का टाइटल भी छोड़ने का ऑफर करता है। फंग हैंगकांग गुस्से से फट पड़ते हैं। वो चिल्लाते हैं, नालायक औलाद! एक ही जबरदस्त लात से वो फेंग सिमिंग को मेन हॉल से बाहर दूर फेंक देते हैं। पीछे खून की एक लकीर छोड़ जाते हैं।
वो अपने बेटे को फिनिक्स हार्ट हॉल में 100 दिन तक पश्चाताप करने का ऑर्डर देते हैं, उसे चेतावनी देते हुए कि वो आगे से ऐसे घटिया शब्द कभी न बोले। बाहर फेंग सिमिंग लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़ा होता है, खून खांसते हुए। जब वो वहां से जाता है, उसकी निराशा एक खौफनाक नफरत की चमक में बदल जाती है। एक काला ख्याल उसके दिमाग में गूंजता है। वो फुसफुसाता है, मैं सब कुछ छोड़ सकता हूं, लेकिन मैं श्वेर को नहीं छोड़ सकता। उसे कोई और भी हासिल नहीं कर सकता। फंग हैंगकांग, तुम सब ने मुझे ये करने पर मजबूर किया है। 1 महीने से ज्यादा हो गया था जब से युनचे फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड आया था, और वो बहुत ही ज्यादा बिजी रहा है। दिन रात उसने मुरोंग चेंगशुई और बाकी फ्रोजन क्लाउड 7 फेरीज के साथ काम किया और पावरफुल ओवरलॉर्ड पिल एस का इस्तेमाल करके उन्हें टायरेंट प्रोफाउंड रेल में ब्रेक थ्रू करने में मदद की। यह प्रोसेस एकदम फ्लॉलेस था, जिसने उन्हें उस लेवल तक पहुंचा दिया जिसके बारे में उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। 7 फेरीज के साथ सक्सेस के बाद युनचे ने अपना ध्यान बाकी डिसाइपल्स पर लगाया। तरीका वही था, पर मुश्किल अभी भी बहुत थी। उसे बेहद सावधान रहना पड़ता था, क्योंकि डिसाइपल्स की कमजोर बॉडी की वजह से उसे पूरा कंसंट्रेशन बनाए रखना पड़ता था ताकि कोई हादसा ना हो। सिर्फ 1 महीने में उसने बिना किसी गलती के 300 डिसाइपल्स की ब्रेक थ्रू में मदद की। उसके लिए उनका नजरिया शक से बदलकर हैरानी भरे आदर में बदल गया, और अब वो उसे ऐसे देखते हैं जैसे वो कोई देवता हो। लेकिन आज सुबह श्वी वुशुआंग नाम की एक डिसाइपल की मदद करने के बाद युनचे अचानक गिर गया। उसकी प्रोफाउंड एनर्जी गड़बड़ा गई थी, पर कुछ घंटे आराम करने के बाद वो आखिरकार ठीक हो गया। दूसरों की मदद करने के इस इंटेंस रिफाइनमेंट प्रोसेस ने उसका खुद का ब्रेक थ्रू ट्रिगर कर दिया। उसका कल्टीवेशन अब ऑफिशियली एम्परर प्रोफाउंड रियल्म के 3रे लेवल से 4थे लेवल पर पहुंच गया था। जब वो आइस पवेलियन में मेडिटेट कर रहा था, बाहर से एक मीठी आवाज आती है। फंग शुएर पूछती है, बिग ब्रदर युन, क्या मैं अंदर आ सकती हूं? जब वो अंदर आती है, युनचे की सांसें थम जाती हैं। अपने आम फायरी रेड या गोल्ड गाउन्स के बजाय उसने एकदम प्योर व्हाइट फ्रोजन क्लाउड स्नो रोब पहना हुआ था। ये रोब, जिसे एक एल्डर ने उसे गिफ्ट किया था, उसकी पतली कमर और कमाल के कर्व्स को परफेक्टली हाईलाइट कर रहा था। उसकी स्किन, जो बर्फ से भी ज्यादा व्हाइट थी, पवेलियन की हल्की लाइट में भी चमकती हुई लग रही थी। वो उसके सामने खड़ी होती है और मुस्कुराते हुए पूछती है, बिग ब्रदर युन, क्या मैं सुंदर लग रही हूं? युनचे, जो पूरी तरह से खो चुका था, बस उसे एक अतक देखता रहता है। वो दिल से तारीफ करता है, मेरी श्वेर, तुम कुछ भी पहनो, तुम दुनिया में सबसे सुंदर हो। जैसे ही वो खुशी से घूमती है, वो हाथ बढ़ाकर उसे खींचकर अपनी गोद में बिठा लेता है और अपनी बाहों में भर लेता है। फंग शुएर उसकी बाहों में सिमट जाती है। उसके गाल हल्के गुलाबी हो जाते हैं। वो शर्माते हुए कहती है, बिग ब्रदर युन, आप मुझे फिर से तंग नहीं करेंगे ना? युनचे के होंठों पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है जब वो उसके करीब झुकता है। उसके शुरुआती इरादे भले ही गर्दन थे, लेकिन उसके याद दिलाने से एक जानी पहचानी फीलिंग जाग जाती है। वो उसके होंठों को एक पैशनेट किस से सील कर देता है। ये एक ऐसी चीज थी जो पिछले आधे महीने में उनके बीच आम हो गई थी। जब से उसने पहली बार उसका किस चुराया था, वो और भी बेझिझक हो गया था, और वो भी शर्माते हुए हार मान लेती थी, क्योंकि वो अपने दिल में जानती थी कि उसकी सगाई उससे हो चुकी है। उसके हाथ कमजोरी से उसकी छाती पर धक्का देते हैं जब उसकी आंखें धुंधली हो जाती हैं, उस पल में खोई हुई। जैसे ही उनका गले लगाना गहरा होता जाता है, युनचे का होश पैशन में बह जाता है। उसके हाथ भटकने लगते हैं, फेंग शुएर के स्नो रोब को उसकी कमर तक उठाते हुए और सिल्क बैंड को खोलते हुए। उसके मुलायम खुशबूदार कंधे आइस पवेलियन की हल्की लाइट में चमकते हुए सामने आ जाते हैं। उसकी खूबसूरती से बेहोश होकर उसके हाथ उसकी चेस्ट को छूने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही उसकी स्किन से टच होती है, फेंग शुएर की आंखें एकदम से खुल जाती हैं। चौंक कर वो उछलकर उसकी बाहों से अलग हो जाती है। उसकी सांसें तेजी से चलने लगती हैं। घबराई हुई वो हकलाते हुए कहती है, मैं ये स्नो रोब जूनियर मास्टर हान्युए को वापस करने जा रही हूं। उसका चेहरा और कान लाल टमाटर जैसे हो गए थे। उसने जल्दी से अपने बिखरे हुए रोब को ठीक किया और पवेलियन से भाग गई। अकेले रहकर युनचे एक निराश सांस के साथ आइस बेड पर ढेर हो जाता है। उसकी अकेलेपन का पल तुरंत उसकी सोल के अंदर से जैस्मिन की ठंडी तीखी आवाज से टूट जाता है। वो डांटती है, तुम अब तक कामयाब नहीं हुए। क्या तुम्हें फेन जुएचन के हाथों बुरी तरह हारने से डर नहीं लगता? अगर तुम थोड़ा और फोर्सफुल होते तो तुम्हें कब का उसका फिनिक्स वाइटल येन मिल गया होता। युनचे अपना सर हिलाता है, उसकी सलाह को मानने से इनकार कर देता है। वो समझाता है कि वो शुएर पर जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता, क्योंकि उसे ऐसा लगेगा जैसे वो उसे अपने फायदे के लिए यूज कर रहा है। ये उसके लिए एक उसूल की बात है।
जैस्मिन उसके औरतों के मामले में उसूल होने की बात पर हंसती है, लेकिन नोटिस करती है कि वो फेन ज्वेचन के साथ अपनी आने वाली लड़ाई के बारे में परेशान नहीं लग रहा। युनचे शांति से हाँ कहता है, ये बताते हुए कि उसके दुश्मन की पर्सनैलिटी में एक बहुत बड़ी कमजोरी है। उनकी बातचीत बाहर से आई एक नई आवाज से बीच में ही रुक जाती है। आवाज आती है, सुप्रीम ओशन पैलेस का जी केनरू फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड मास्टर युनचे से मिलना चाहता है। युनचे तुरंत उठकर बैठ जाता है, नाम पहचान कर। उसे शक होता है कि ये वही इंसान है जिसके बारे में जीजी ने बताया था कि वो उसे डेविल सोर्ड कॉन्फ्रेंस में बुलाने आएगा। वो परेशान एल्डर्स मुरोंग चेंगशुई और मू लानी को तसल्ली देता है कि मेहमान एक जानकार है और एसगार्ड गेट की तरफ उड़ जाता है। वहां उसे एक आदमी मिलता है जिसकी खूबसूरती इस दुनिया की नहीं लगती। उसने एक अनोखा व्हाइट रोब पहना हुआ था। ये जेड फेस्ड डीमन मोनार्क जी केनरू था। युनचे फिस्ट कप करके उसका स्वागत करता है और जी केनरू अपने सिग्नेचर थोड़े कड़वे और जनाने टोन में जवाब देता है। वो कहता है, अगर हम अंदाज की बात करें तो लिटिल चेचे के सामने मैं काफी पीछे हूं। जैसे ही वो बोलता है, जी केनरू एक उंगली से झटका देता है जिससे एक हल्की ब्लू पत्ती युनचे की तरफ फ्लॉट लगती है। पत्ती अजीब तरह से हरकत करती है, तेज हवाओं से बेअसर रहती है। यह पावर का साफ साफ टेस्ट था। युनचे मुस्कुराता है और बड़े आराम से पत्ती को 2 उंगलियों के बीच पकड़ लेता है। जब वो अपना हाथ खोलता है, वो बिना किसी आवाज के गायब हो चुकी थी। उसके अंदर की प्रोफाउंड एनर्जी पूरी तरह से न्यूट्रलाइज हो चुकी थी। जी केनरू नाटक करते हुए सांस लेता है, इस बात का दुख जताते हुए कि लिटिल चेचे कितना ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। युनचे अपनी पोलाइट मुस्कान बनाए रखता है और प्राइमोडियल प्रोफाउंड आर्क पर जी केनरू की मदद के लिए शुक्रिया अदा करता है। जी केनरू एक नाजुक मुस्कान के साथ उसे टाल देता है। वो साफ करता है, इस बार मैं खास तौर पर हमारे सुप्रीम ओशन पैलेस के ग्रेट एल्डर के ऑर्डर पर लिटिल चेचे को कुछ देने आया हूं। युनचे सीधे पॉइंट पर आता है, पूछता है कि क्या यह विजिट डेविल सोर्ड कॉन्फ्रेंस के बारे में है। जी केनरू हाँ कहता है और हाथ घुमाते हुए युनचे की तरफ कीमती जेड से बना एक हेक्सागोनल टोकन फेंकता है जो एक अजीब सी ब्लू लाइट से चमक रहा था। वो समझाता है, यह डेविल सोर्ड कॉन्फ्रेंस का इनविटेशन कार्ड है। आज से 100 दिन बाद तुम इसका इस्तेमाल करके हमारे सुप्रीम ओशन पैलेस में एंटर कर सकते हो और डेविल सोर्ड कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले सकते हो। टोकन लेने के बाद युनचे और डिटेल्स मांगता है, यह मानते हुए कि वो कॉन्फ्रेंस के मकसद और डेविल सोर्ड टर्म के मतलब को लेकर कंफ्यूज है। जी केनरू उसकी अनजान होने पर हैरानी जताता है, लेकिन कहता है कि इसका मतलब शायद यह है कि युनचे इस इवेंट में खास इंटरेस्टेड नहीं है। युनचे बिना हिचकिचाए इस बात को मान लेता है। जी केनरू फिर टॉपिक बदलता है। उसकी जादुई आंखें सिकुड़ जाती हैं जब वो एक अहम सवाल पूछता है। वो धीरे से कहता है, लिटिल चेचे, क्या तुमने कभी इटर्नल नाइट रॉयल फैमिली के बारे में सुना है? ये नाम तुरंत युनचे के दिमाग में खटकता है। उसकी भौहें सिकुड़ जाती हैं जब वो कनेक्शन बनाता है। वो पूछता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस डेविल सोर्ड कॉन्फ्रेंस का डेविल सोर्ड हेवनली सिन डिवाइन सोर्ड को रेफर कर रहा है? युनचे को याद आता है जो उसने ग्रैंड एसगार्ड मिस्ट्रेस फेंग चेनहुई से सीखा था। इटर्नल नाइट रॉयल फैमिली कभी 5 ग्रेट सेक्रेड ग्राउंड्स में से एक थी। 1000 साल पहले उन पर एक भयानक जुर्म का इल्जाम लगाकर बाकी 4 सेक्रेड ग्राउंड्स ने उन्हें तबाह कर दिया था। यह एक ऐसी साजिश थी जो माइटी हेवनली सोर्ड रीजन ने रची थी। इस साजिश का मकसद उनका सबसे बड़ा खजाना हेवनली सिन डिवाइन सोर्ड हड़पना था। जी केनरू इस बात से इंप्रेस लगता है कि युनचे ये जानता है। फिर वो ऑफिशियल हिस्ट्री बताता है। वो हेवनली सिन डिवाइन सोर्ड को सभी तलवारों का अकेला बादशाह बताता है, पूरे प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट की इकलौती मोनार्क ग्रेड तलवार। वो दावा करता है कि इटर्नल नाइट रॉयल फैमिली के तबाह होने के बाद तलवार 1000 साल तक बिना किसी निशान के गायब हो गई और हाल ही में इत्तेफाक से माइटी हेवनली सोर्ड रीजन ने उसे ढूंढ निकाला। वो आगे बताता है कि ये डेविल सोर्ड कॉन्फ्रेंस इसलिए हो रही है क्योंकि माइटी हेवनली सोर्ड रीजन इतने पावरफुल हथियार पर अकेले कब्जा नहीं करना चाहती। उन्होंने रियल्म के सभी योद्धाओं को सुप्रीम ओशन पैलेस में बुलाया है ताकि सब मिलकर इस डिवाइन सोर्ड के राज खोज सकें। युनचे सर हिलाता है। उसके चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान थी। उसके जवाब में गहरा तंज भरा था। वो कमेंट करता है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि माइटी हेवनली सोर्ड रीजन दुनिया की सबसे स्ट्रांग तलवार पर अकेले कब्जा नहीं करेगी। ये बेहद और सेल्फलेस दरियादिली और फेयरनेस वाली सोच इस जूनियर को हैरत में डाल देती है। जी केनरू युनचे के इस हल्के से पर्दे वाले तंज से धोखा नहीं खाता। वो अपनी आंखें सिकोड़ता है और एक हल्की हंसी हंसता है, लिटिल चेचे को माइटी हेवनली सोर्ड रीजन की अच्छाई को ठुकराने से मना करते हुए। युनचे अपनी पोलाइट मुस्कान बनाए रखता है, लेकिन अंदर ही अंदर डेविल सोर्ड कॉन्फ्रेंस में उसकी रुचि ना के बराबर थी। उसे एक साजिश की बू आती है।
खसकर डिटेल्स सुनने के बाद। सुप्रीम ओशन पैलेस जाने का उसका असली रीजन कॉन्फ्रेंस नहीं, बल्कि जैस्मिन के लिए नेदरवर्ल्ड उदुम्बारा फ्लावर हासिल करना है। वो सेक्रेड ग्राउंड्स के साथ ज्यादा घुलने मिलने से बचना चाहता था, क्योंकि उसने जो पावरफुल मास्टर का झूठ बनाया है वही उसकी एकलौती सुरक्षा है। वो उनसे जितना ज्यादा इंटरैक्ट करेगा, उसके झूठ के पकड़े जाने का रिस्क उतना ही बढ़ जाएगा। युनचे इवेंट का स्कोप समझने के लिए एक सवाल पूछता है। वो कहता है, सीनियर जी, इस जूनियर का एक सवाल है, आखिर किस तरह की पावर्स को डेविल सोर्ड कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने की क्वालिफिकेशन मिलेगी? जी केनरू आराम से जवाब देता है कि किसी भी पावर जिसके पास टायरेंट प्रोफाउंड रियल्म एक्सपर्ट है, उसे इनविटेशन मिला है। इसका मतलब डिवाइन फिनिक्स सेक्ट भी आ रही है। जी केनरू फिर एक और हैरान करने वाली इंफॉर्मेशन देता है कि ब्लू विंड नेशन से एक और शख्स को स्पेशल इनविटेशन भेजा गया था। वो अपनी आंखों में एक अजीब सी चमक के साथ कहता है, वो इंसान भी ब्लू विंड नेशन से है और तुम उसके नाम से काफी वाकिफ ही होगे, फेन जुएचेन। ये नाम सुनकर युनचे की भौहें उछल जाती हैं। वो हैरान था कि फेन जुएचेन उसका किस्मत का दुश्मन इनवाइट किया गया है। जी केनरू समझाता है कि 4 ग्रेट सेक्रेड ग्राउंड्स ने फेन जुएचेन में बहुत दिलचस्पी ली है, एक मॉन्स्टर जिसकी पावर सिर्फ 2 साल में स्पिरिट प्रोफाउंड रियल्म से एक मॉनर्क के लेवल तक पहुंच गई। वो युनचे को सावधान रहने की चेतावनी देता है, क्योंकि सब जानते हैं कि फेन जुएचेन की सबसे बड़ी ख्वाहिश उसे मारना है। अपना मिशन पूरा करके जी केनरू जाने की तैयारी करता है। वो फूलों की पंखुड़ियों की बौछार में वहां से चला जाता है, औरतों से भरी जगहों के लिए अपनी नफरत और लिटिल चेचे को देखने की अपनी खुशी जताते हुए। अकेले रहकर युनचे सोच में डूबा हुआ खड़ा रहता है, सारी कड़ियों को जोड़ते हुए। डेविल सोर्ड कॉन्फ्रेंस, इटर्नल नाइट रॉयल फैमिली, हेवनली सिन डिवाइन सोर्ड और हमेशा मौजूद माइटी हेवनली सोर्ड रीजन का साया। वो जैस्मिन के साथ सिचुएशन पर डिस्कस करता है और वो दोनों इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि माइटी हेवनली सोर्ड रीजन के इरादे संदिग्ध हैं। वो थ्योरी बनाते हैं कि 1000 साल की नाकामी के बाद अब सेक्ट तलवार के राज खोलने के लिए बाहर से मदद मांग रहा है। माइटी हेवनली सोर्ड रीजन के लिए युनचे के दिल में बैठी गहरी नफरत, उसके परिवार के दुख और लिटिल डीमन एम्प्रेस की ट्रेजेडी का कारण उसे बेहद सावधान कर देती है। जैस्मिन हालांकि एक अलग तरह की तसल्ली देती है। वो नफरत से कहती है, तुम्हें इसके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस वक्त तक मेरी सोल में मौजूद डेविलिश पॉइजन पूरी तरह से साफ हो चुका होगा, और एक मामूली माइटी हेवनली सोर्ड रीजन की तो बात ही छोड़ दो। मुझे उन सबको कत्ल करने के लिए सिर्फ अपनी उंगली उठाने की जरूरत होगी। फिर वो जानबूझकर एक ठंडी डरावनी बात कहती है, और अगर मैं चाहती हूं कि तुम मरो तो भी बिल्कुल वैसा ही होगा। वीडियो को लाइक और हाइप कर दो। साथ ही ऐसे ही रेगुलर वीडियोस के लिए आप मेंबरशिप ले सकते हैं। फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी मेंबरशिप ले रहे हैं, कम लेवल वाली भी अगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो इससे मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। साथ ही फ्यूचर में ऐसे ही और कमाल के वीडियोस आते रहेंगे। हमें सपोर्ट करने के लिए आप सभी को दिल से शुक्रिया।